बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ईथर का चैप्टर चल रहा है, तो हमने आपको ईथर का वर्गीकरण और ईथर की परिभाषा और ईथर का वर्गीकरण और ईथर में पाई जाने वाली समयोता और ईथर का यूपीएससी नाम मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आज हमारा हेडिंग है ईथर का निर्माण विधियां, ईथर की निर्माण विधियां, ईथर निर्माण की विधियां। अब ईथर निर्माण की विधियां में पहला पार्ट हम लेते हैं, कई भाग लेंगे हम, कई तरह से आपको बताएंगे। इसमें से हम पहला भाग लेते हैं एल्कोहल से, एल्कोहल के निर्जलीकरण से ईथर का निर्माण। तो एल्कोहल के निर्जलीकरण से ईथर का निर्माण, यह निर्माण प्रयोगशाला विधि के नाम से जानी जाती है। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था, एल्कोहल के चैप्टर में मैंने आपको यह रासायनिक अभिक्रिया एल्कोहल का निर्जलीकरण, आपको पिछले अध्याय में एल्कोहल के चैप्टर में एक हेडिंग पढ़ाया है एल्कोहल का निर्जलीकरण। तो एल्कोहल के निर्जलीकरण के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया है कि जब हम एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, निर्जलीकारक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में 100 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि हम एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं तो सदैव सदैव हमें ईथर प्राप्त होता है। यदि हम एल्यूमिना निर्जलीकारक के उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि ईथर का निर्जलीकरण करते हैं तब भी हमें एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं तब भी हमें ईथर प्राप्त होता है। तो हमने आपको एल्कोहल के चैप्टर में एल्कोहल के निर्जलीकरण वाले हेडिंग में आपको मैंने पढ़ाया है कि यदि हम 100 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के उपस्थिति में निर्जलीकरण करते हैं तो एल्कोहल के द्वारा हमें ईथर प्राप्त होता है। और यदि हम एल्यूमिना निर्जलीकारक के उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं तब भी हमें ईथर प्राप्त होता है। तो यहां पर मैंने लिया है अम्ल उत्प्रेरक के उपस्थिति में अम्ल उत्प्रेरक निर्जलीकरण, माने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में निर्जलीकरण करा रहे हैं। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में एल्कोहल का निर्जलीकरण कराएंगे तो उसके द्वारा जो ईथर प्राप्त होगा, तो यह ईथर प्राप्त करने का प्रयोगशाला विधि है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में निम्न ताप लगभग 100 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्कोहल के 2 अणु को जब गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है और जल का 1 अणु बाहर निकल जाता है। तो देखो मैंने यहाँ रिएक्शन लिखा है ROH 1 अणु, दूसरा अणु ROH, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपस्थिति में 100 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो दोनों अणु आपस में जब फ्यूज होते हैं तो ईथर का निर्माण होता है और जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो मैंने यहाँ एक उदाहरण भी दे रखा है, जैसे मैंने एथिल एल्कोहल का 2 अणु लिया। अब एथिल एल्कोहल का 2 अणु लिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में 100 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमारा डाई एथिल ईथर बना और जो है जल हमारा बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से हम कोई भी अणु, जैसे हम यहाँ पर मेथिल एल्कोहल लें, मेथिल एल्कोहल 1 अणु लें और 1 अणु मेथिल एल्कोहल लें और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में निर्जलीकरण करें तो डाई मेथिल ईथर बनेगा और जल बाहर निकलेगा। यदि हम 1 अणु मेथिल एल्कोहल लें और 1 अणु एथिल एल्कोहल लें तब हमारे पास मेथिल एथिल ईथर बनेगा और जल का अणु बाहर निकल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण ऐसा भी ले सकते हैं कि हम जो है CH3OH धन HOCH3 अगर हम लें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 100 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि हम गर्म करें तो यहाँ से OH यहाँ से H आपस में मिल जाएगा और CH3O और जल हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ हमारे पास डाई मेथिल ईथर बनेगा। तो हमने यहाँ क्या लिया, हमने यहाँ लिया मेथिल एल्कोहल लिया, मेथिल एल्कोहल का 2 अणु लिया।
तो 2 अणु मेथिल एल्कोहल लेने पर डाई मेथिल ईथर प्राप्त हुआ। तो मैंने एक उदाहरण आपका लिया था, एथिल एल्कोहल का 2 अणु लिया था। तो एथिल एल्कोहल का जब 2 अणु लिया था तो हमारे पास डाई एथिल ईथर बना। और दूसरा एग्जाम्पल में जब हमने मेथिल एल्कोहल का 2 अणु लिया तो ये बना। तो अगर हम यहाँ पर तीसरे एग्जाम्पल में एक अणु हम CH3OH लें और दूसरे अणु में हम OC2H5 अर्थात यहां पर हम लें एथिल एल्कोहल, यहां पर हम लें एथिल, हमारे पास यहां हम ले रहे हैं एथिल एल्कोहल ले रहे हैं और यहां पर हमारे पास मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल है। अगर हम इन दोनों को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में 100 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप निम्न ताप पे गर्म करें तो क्या प्राप्त होगा? हमारे पास CH3OC2H5 OC2H5 प्राप्त होगा, अर्थात एक असममित ईथर प्राप्त होगा। यहाँ असममित ईथर प्राप्त होगा और जल हमारे पास बाहर निकल जाएगा। असममित ईथर तो यहां से हमारे पास OH, यहां से हमारे पास H आपस में मिलकर के जल निकाल लेगा। तो यहाँ पर असममित ईथर प्राप्त होगा। इस असममित ईथर का क्या IUPAC नाम होगा? एथिल, ये हमारा एथिल है, इधर वाला मेथिल है, तो इसको हम कह सकते हैं एथिल कामा मेथिल ईथर। अगर इसका IUPAC देखा जाए तो इसका IUPAC नाम होगा मेथॉक्सी एथेन, इसका IUPAC नाम होगा। तो इस तरीके से हम बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब इसकी क्रियाविधि अगर देखा जाए, यदि हम इसके क्रियाविधि की बात करें, यदि हम इसके क्रियाविधि की अगर बात करते हैं तो क्रियाविधि में हमारा यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया होगा। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया में SN1 और SN2 होता है। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि जो है SN1 अवक्रिया में अवक्रिया की दर केवल अभिकारक पर निर्भर करेगा, अभिकर्मक पर नहीं, तब SN1 होगा। और यदि अभिक्रिया की दर अभिकारक और अभिकर्मक दोनों पर निर्भर करेगा तब SN2 होगा। जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि SN1 अवक्रिया टर्सरी अभिकारक में, टर्सरी हेलाइड में या टर्सरी एल्कोहल में होगा। उससे कम द्वितीयक एल्कोहल, उससे कम प्राथमिक एल्कोहल, उससे कम मेथिल एल्कोहल में होगा। और SN2 अवक्रिया मेथिल एल्कोहल में सबसे ज्यादा होगा, उससे कम सेकेंडरी में होगा, उससे कम टर्सरी में होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास मेथिल में SN2 अवक्रिया सबसे ज्यादा मेथिल में होगी और उससे कम प्राथमिक एल्कोहल में, और उससे कम द्वितीयक एल्कोहल में, और उससे कम तृतीयक एल्कोहल में होगा। तो SN1 अवक्रिया और SN2 अवक्रिया मैंने आपको समझाया है। तो हम यहाँ पर क्रियाविधि में SN1 अवक्रिया ले रहे हैं, SN1 की क्रियाविधि ले रहे हैं, अर्थात यहाँ पर अवक्रिया की जो दर होगी तो अवक्रिया की दर बराबर क्या होगा? K कांस्टेंट सक्रिय द्रव्यमान C2H5OH पर निर्भर करेगा और निर्जलीकारक H2SO4 पर निर्भर नहीं करेगा। तो अवक्रिया की दर किस पर निर्भर करेगा? एथिल एल्कोहल पे निर्भर करेगा, एथेनॉल पे निर्भर करेगा। तो तब क्या होगा? तब यहाँ पर SN1 होगा। तो हम क्रियाविधि यहाँ SN1 की दिखाएंगे। तो SN1 की क्रियाविधि में क्या होगा? सबसे पहले हमारा H2SO4 जो है ये वियोजित हो जाएगा H धनायन में और HSO4 ऋणायन में। और पद नंबर 1 में क्या होगा? पद नंबर 1 में हमारा होगा प्रोटोनेटेड ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल प्रोटोनेटेड हो जाएगा, एल्कोहल का प्रोटोनीकरण। पद नंबर 1 में क्या होगा? जो हमारे पास एल्कोहल है तो एल्कोहल का प्रोटोनीकरण, एल्कोहल का हमारा होगा प्रोटोनीकरण, प्रोटोनीकरण होता है ना। और प्रोटोनेटेड एल्कोहल प्राप्त होता है, प्रोटोनीकरण होता है। और क्या प्राप्त होगा? और प्राप्त होगा हमारे पास
प्रोटोनेटेड एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है। CH3 एल्कोहल का सूत्र है CH3 CH2OH। ये हमारे पास किसका सूत्र है? यह सूत्र है हमारे पास एथेनॉल का। अब इस एथेनॉल में प्रोटॉन आएगा, H धनायन आएगा, तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रोटॉन को दे देगा, और जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा तो हमारे पास हो जाएगा CH3 CH2 और हमारे पास ये OH2, मतलब यह प्रोटोनेटेड एल्कोहल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रोटोनेटेड एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब प्रोटोनेटेड एल्कोहल जैसे ही बनेगा तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल में से क्या होगा? आसानी से अब प्रोटॉन आसानी से अब यहां पर यह हमारा अस्थाई होता है, यह जो है बहुत अस्थाई होता है। तो यह तुरंत क्या होगा? इसमें से जल निकल जाएगा और कार्बोधनायन बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? कार्बोधनायन बन जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा? यहां पर देखिए जो है ये हमारा जो है यहां पर CH3 CH2 धनायन और प्लस H2O, तो ये हमारे पास क्या बन गया? मध्यवर्ती बन गया, मध्यवर्ती बन जाता है। तो पहले पद में प्रोटोनेटेड एल्कोहल से, तब यहां क्या करेंगे? प्रोटोनेटेड एल्कोहल से जल निकलकर मध्यवर्ती बनता है। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एल्कोहल जो एथेनॉल था, तो एथेनॉल में पहले प्रोटॉन ग्रहण किया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल हो गया, और प्रोटोनेटेड एल्कोहल बहुत अस्थायी होता है। यहां से जल निकल करके मध्यवर्ती कार्बोधनायन का निर्माण हो जाता है। अब मध्यवर्ती जब कार्बोधनायन का निर्माण हो जाता है पद 1 में, तो पद 2 में क्या होता है? तो पद 2 में हमारे पास जो दूसरा अणु है एथेनॉल का, देखिए CH3 CH2 और हमारे पास ये OH है। तो ये क्या करता है? इसमें से जो हमारे पास HSO4 आता है, HSO4 जो हमारे पास ऋणायन है, यह इससे मिलकर के CH3 CH2O ऋणायन एथॉक्सी नाभिक स्नेही बनता है। और यहां पर H2SO4 अपने पूर्व अवस्था में बाहर निकल जाता है। तो H2SO4 पूर्व अवस्था में बाहर निकल जाता है, और नाभिक स्नेही जो ये होता है, यह नाभिक स्नेही CH3 CH2O ऋणायन कार्बोधनायन पर तेजी से आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण कर देता है, उत्पाद बना देता है। कैसे? देखिए हमारे पास ये CH3 CH2 धनायन मध्यवर्ती है। अब इस पर हमारे पास O नाभिक स्नेही समूह इस पर आक्रमण करेगा, तो हमारे पास क्या उत्पाद बनेगा? CH3 CH2O CH2 CH3 और ये हमारे पास CH2 CH3 उत्पाद बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये अवक्रिया 2 पदों में पूर्ण हो जाती है। नाभिक स्नेही
अवक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। एक तरीका ऐसा है। दूसरे तरीका में क्या होता है कि पद नंबर 2 में पहले जो है प्रोटोनेटेड एथॉक्सी एथेन बनता है और फिर हमारे पास HSO4 आता है, प्रोटॉन निकलता है। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर इसकी एक क्रियाविधि और है। जैसे हमारे पास यहां पर प्रोटोनेटेड एल्कोहल जब बनता है पद नंबर एक में जब हमारे पास, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पद नंबर 1 में जब हमारे पास CH3CH2OH एल्कोहल प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है तो CH3CH2OH2 प्रोटोनेटेड एल्कोहल प्राप्त कर लेता है। प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाता है। तो पहले पद में यह प्रोटोनेटेड एल्कोहल होता है, ये एल्कोहल है एथिल एल्कोहल, प्रोटॉन ग्रहण करके प्रोटोनेटेड एल्कोहल में बदल जाता है। फिर दूसरे पद में क्या होता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल में दूसरे पद में हमारा जो एथिल एल्कोहल का दूसरा अणु है, पद नंबर 2 में एथिल एल्कोहल का दूसरा अणु, एथिल एल्कोहल का दूसरा अणु प्रोटोनेटेड एल्कोहल के कार्बन पर आक्रमण करके प्रोटोनेटेड एथॉक्सी एथेन का निर्माण कर देता है। वो कैसे, देखिए हमारे पास ये है CH3, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं CH3, फिर CH2, फिर ये OH, और यहाँ पर हमारे पास है प्रोटोनेटेड एल्कोहल CH3, CH2 और ये OH2। अब यहाँ क्या करेगा, ये हमारे पास इस कार्बन पर आक्रमण करेगा तो यहाँ से ये जल बन करके बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए CH3 CH2O। अब यहाँ तो हमारे पास ये H तो रहेगा ही, और इससे हमारा क्या जुड़ जाएगा, CH2 जुड़ जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ CH3 हो जाएगा और इसके ऊपर धन चार्ज आ जाएगा और यहाँ से हमारा जल बाहर निकल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोटोनेटेड एथॉक्सी एथेन। ये हमारा क्या है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और हमारे पास ये क्या है, ये एथिल एल्कोहल का दूसरा अणु आक्रमण करता है। तो जब हमारे पास एथिल एल्कोहल का ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटोनेटेड एल्कोहल के कार्बन पर आक्रमण करता है तो यहाँ से हमारा जल बाहर निकल जाता है और प्राप्त हो जाता है प्रोटोनेटेड एथॉक्सी एथेन। CH3 CH2O, O के ऊपर धन चार्ज, और CH2 और CH3 रहेगा और जल बाहर निकल जाएगा। तो इसे हम प्रोटोनेटेड एथॉक्सी एथेन कहते हैं। ये पद नंबर 2 में होता है। अब पद नंबर 3 में क्या होगा, तो पद 3 में हमारे पास यहां से प्रोटोनेटेड एथॉक्सी एथेन से प्रोटॉन निकल जाएगा तो CH3 CH2O और ये H, और इससे जुड़ा रहेगा आपका CH2 CH3। अब यहाँ आएगा HSO4 क्षार आएगा और इसके प्रोटॉन को ले लेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अब जब यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो हमारे पास CH3 CH2O अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और यहाँ पर फिर हमारे पास CH2 CH3 ये हो जाएगा और ये H2SO4 उत्प्रेरक जो आया था हमारा निर्जलीकारक अपने पूर्व अवस्था में बाहर निकल जाएगा। तो पद नंबर 3 में क्या होता है, प्रोटॉन निकल जाता है। प्रोटॉन निकलकर
निकलकर उत्पाद का निर्माण कर देता है। उत्पाद का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से हमारा यहां से प्रोटोनेटेड, ये हमारा क्या है, ये हमारे पास है प्रोटोनेटेड एथॉक्सी एथेन है। तो प्रोटोनेटेड एथॉक्सी एथेन से जब प्रोटॉन निकलता है HSO4 क्षार आता है और प्रोटॉन को ले लेता है। तो जब प्रोटॉन हमारा बाहर निकलता है तो हमारे पास ये उत्पाद बन जाता है और H2SO4 निर्जलीकारक अपने पूर्वावस्था में बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास ये जो निकल रहा है यहां पर उत्पाद, इस उत्पाद का नाम क्या होगा, इस उत्पाद का नाम होगा एथॉक्सी एथेन उत्पाद का निर्माण हो जाता है, अर्थात डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास पद नंबर 3 में डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। तेलकोहल के निर्जलीकरण से, तेलकोहल का जब हम निर्जलीकरण करते हैं तो इस प्रकार से क्रियाविधि चलती है। पहले पद में प्रोटॉन ग्रहण करके प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना लेता है और प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनने के बाद दूसरे पद में क्या होता है, तो एथिल एल्कोहल का दूसरा अणु प्रोटोनेटेड एल्कोहल के कार्बन पर आक्रमण करता है तो प्रोटोनेटेड एथॉक्सी एथेन का निर्माण कर देता है। अब एल्कोहल का जो दूसरा अणु है ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटोनेटेड एल्कोहल के कार्बन परमाणु पर ऐसे आक्रमण करता है तो यहां से यह OH2 जल बन करके बाहर निकल जाता है। तो क्या बनता है, बनता है हमारे पास प्रोटोनेटेड एथॉक्सी एथेन का निर्माण हो जाता है। तो प्रोटोनेटेड एथॉक्सी एथेन का जो निर्माण होता है तो अभी तो हमारा उत्पाद बना नहीं, अब इसमें एथॉक्सी एथेन में प्रोटॉन आ रहा है। तो तीसरे पद में क्या होता है, तीसरे पद में हमारा ये HSO4 क्षार आता है, हाइड्रोजन सल्फेट क्षार आता है, प्रोटोनेटेड एथॉक्सी एथेन से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है तो H2SO4 निर्जलीकारक के रूप में बाहर निकल जाता है और हमारा ये उत्पाद बन जाता है एथॉक्सी एथेन अर्थात डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया की क्रियाविधि ऐसे चलती है, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि पहले प्रोटॉन का निर्माण होता है और पद नंबर 1 पर प्रोटॉनीकरण होता है और प्रोटॉन ग्रहण, एथिल एल्कोहल प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना लेता है। अब प्रोटोनेटेड एल्कोहल बहुत ही अस्थायी होता है तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल तुरंत कार्बोधनायन मध्यवर्ती का निर्माण कर लेता है और जल हमारा बाहर हो जाता है। अब जल पर जो हमारे पास यहाँ पर पद नंबर आगे 2 में, पद नंबर 2 में क्या करता है, हमारे पास ये एथिल एल्कोहल HSO4 अम्ल HSO4 क्षार से अवक्रिया करता है तो यहां से ये प्रोटॉन हमारा बाहर निकल जाता है। तो ये हमारे पास एथॉक्सी C2H5O नाभिक स्नेही समूह का निर्माण हो जाता है और निर्जलीकारक बाहर हो जाता है। अब ये हमारे पास नाभिक स्नेही समूह CH3CH2O यह कार्बोधनायन पर तेजी से आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण कर देता है। तो मध्यवर्ती पर ये एथॉक्सी आयन, एथॉक्सीनियम, ETHOX एथॉक्सीनियम IUM एथॉक्सियम आयन जो है एथॉक्साइड आयन होता है, यह नाभिक स्नेही समूह है, नाभिक स्नेही समूह। अब ये नाभिक स्नेही समूह मध्यवर्ती पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण कर देता है। तो यहां पर भी हमारे पास डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। तो चाहे हम ऐसे लिखें चाहे हम इस प्रकार से लिखें, हमने दोनों प्रकार की क्रियाविधि आपको समझा दिया कि पहले मध्यवर्ती बन जाएगा फिर नाभिक स्नेही समूह आक्रमण करके उत्पाद बनाएगा। और चाहे हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्रोटोन एल्कोहल प्रोटोनेटेड, पहले प्रोटॉन को ग्रहण करके प्रोटोनेटेड एल्कोहल हो जाता है और फिर प्रोटोनेटेड एल्कोहल पर दूसरा एथिल एल्कोहल का दूसरा अणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन पर आक्रमण करके प्रोटोनेटेड एल्कोहल पर आक्रमण करता है तो जल हमारा बाहर निकल जाता है और प्रोटोनेटेड एथॉक्सी एथेन का निर्माण हो जाता है। और प्रोटोनेटेड एथॉक्सी एथेन का जब निर्माण हो जाता है
तो प्रोटोनेटेड एथॉक्सी एथेन से प्रोटॉन बाहर निकलता है, HSO4 आता है, प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है और H2SO4 निर्जलीय कारक के रूप में बाहर निकल जाता है। और प्रोटोनेटेड एथॉक्सी एथेन से फिर हमारा उत्पाद एथॉक्सी एथेन अर्थात डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। तो हमारी क्रियाविधि है एल्कोहल से ईथर का निर्माण। तो एल्कोहल से ईथर का निर्माण ये पहला मेथड है और इस पहले मेथड का क्रियाविधि में ही मैंने आपको समझा दिया। तो अब क्रिया भी बता दिया और जो है क्रियाविधि भी बता दिया। अब हम दूसरा भाग लेंगे जो है विलियमसन संश्लेषण से ईथर का निर्माण। तो विलियमसन संश्लेषण से ईथर का निर्माण कैसे किया जाता है? तो विलियमसन संश्लेषण से ईथर का निर्माण हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।